बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। नाज़रीन, पहले जंगें होती थी, एक दूसरे पे हथियारों से वार होते थे और अभी भी हमें दुनिया में कहीं जब जंग की सूरत हाल नज़र आती है तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल होती है कि हथियारों से वार किए जाते हैं, एक दूसरे के लोगों को मारा जाता है, पकड़ धकड़ होती है, एक तबाही का आलम होता है। उसके बाद एक इस्तिलाह आती है जिसको नफ्सियाती जंग का नाम दिया जाता है और ये नफ्सियाती जंग दो मुल्कों के दरमियान, दो दुश्मन मुल्क एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए और प्रोपेगेंडा के जरिए एक दूसरे को जेर किया जाता है। बदकिस्मती से मेरे मुल्क में आज वो इंफॉर्मेशन की जंग और वो नफ्सियाती जंग जमातें एक दूसरे के लिए लड़ रही हैं। जहां देखें आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के वार नजर आते हैं, कहीं जो है वो सियासी मुखालफत में गिरफ्तारियां होती हैं, कहीं बयानात होते हैं। हाल ही में एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। कभी वफाकी वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आती है, कभी जो है वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कुछ कहते हुए नजर आती हैं और कभी हमारे फवाद चौधरी साहब कुछ कहते हुए नजर आते हैं। और शहबाज गिल वाला मामला तो सबके सामने ही है। वो कह भी जाते हैं, उनकी पार्टी एक तरफ कहती है कि हमारा उनकी राय से कोई भी ताल्लुक नहीं है, उनके अपने ख्यालात थे, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं थोड़ा सा वो सख्त हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब ये कहते हैं जी मेरा बयान जो है वो पार्टी पॉलिसी था। ये जो बयानात का सिलसिला है वो अपनी जगह, लेकिन मुल्क की सूरत हाल अपनी जगह। महंगाई अभी भी काबू में नहीं है। आप सड़कों का हाल देखें, यहाँ पे मानसून का तीसरा स्पेल आ चुका है। बलूचिस्तान शदीद तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। कराची की सूरत हाल आपके सामने है और पंजाब में भी अब बारिशों का सिलसिला फिर से जारी हो चुका, जो कि 3 से 4 दिन रहेगा। इस वक्त जो मुल्क में मौका था, उस वक्त जरूरत इस अमर की थी कि तमाम सियासतदान मिल के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते, लेकिन यहाँ पे सियासत बराए सियासत हो रही है। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मुसर्रत शाह साहिबा, आपका ताल्लुक पीटीआई से है, मैंने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद है राना गुलजार ताज साहब, आप रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और कुछ देर में हमें अख्तर राई साहब ज्वाइन करेंगे, आप तजियाकार हैं। मुसर्रत शाह साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला नहीं थमता। कुछ देर के लिए मैं बार बार कहती हूँ, जब ऐसी सूरत हाल होती है जिस तरह अभी इस मुल्क में सूरत हाल है कि बारिशों की तबाहियां भी हैं, ये बयानात का सिलसिला नहीं रुक रहा है। कोई भी अपने मुल्क में अपने अवाम के साथ हमें मुखलिस नहीं नजर आ रहा। आप थोड़ी देर के लिए सियासी हैट को छोड़ के या पार्टी बिलोंगिंग को छोड़ के हमें बताएं, ये कब तक जारी रहेगा? सना, सबसे पहली बात तो ये, जो इक़्तिदार में आज बैठे हुए हैं उनको मैं समझती हूँ कि अगर वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर होते ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कम करते, बल्कि ना ही करते, क्योंकि उन्होंने तो डिलीवर करना है। फिर वो मुल्क में डिलीवर करने के लिए उससे फोकस करते। जब से वो इक़्तिदार उन लोगों को मिला है, वो जितना खान साहब पे फोकस करते हैं, कसम खुदा की अगर इतना पाकिस्तान पे फोकस करते ना तो पाकिस्तान काफ़ी बेहतर कंडीशन में आ जाता। मगर उनकी उससे मतलब, क्योंकि देखें अभी खान साहब के साथ पूरी पाकिस्तानी अवाम खान साहब के साथ है। अब वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। हम अपना बयानिया कैसे जो है ना सेल आउट करें इस अवाम के आगे, वो हो नहीं पा रहा। उस पर कभी वो कोशिश कर रहा है, कभी कोई कोशिश कर रहा है, कभी कोई, मतलब ये आप इसी ही में लगे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि खान साहब अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग बनाते जाएं अवाम में, तो अवाम को उनको अपना बयानिया देना ही पड़ रहा है, जो कि टोटली गलत है। पाकिस्तान के हालात अगर देखे जाएं, जिस तरह थर्ड स्पेल आया है बारिशों का, इससे तबाही पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं कि सिर्फ बलूचिस्तान में। अब कराची की हालत देखें तो पूरी सारे सड़कें जो है ना टूटी हुई हैं। 40 साल से हर साल आप पता नहीं कितने फंड्स रिलीज करते हैं रोड्स को बनाने के लिए। उनको एक सिंध की गवर्नमेंट को ये कभी भी नजर नहीं आया कि कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए कुछ जिससे पानी जो है ना समंदर की तरफ ही निकल जाए। कोई वे आउट नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी तवज्जो नहीं है। कुछ पार्टियों को इस चीज़ पे फोकस है कि यहाँ से पैसा कैसे जो है ना निकालना है।
جب بجٹ بنائی جاتی ہے نا تو ان کا سب سے بڑا فوکس پتہ ہے کیا ہوتا ہے سنا؟ افسوس کی بات ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے نا وہ کہتے ہیں کہ 70% تو آپ مجھے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بجٹ، یہ اس پروجیکٹ کے 70% مجھے دیں گے، اب ہمیں بتائیں 30% پہ آپ یہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میں پی ڈی لگ چکی ہوں یہاں پہ، میں سندھ گورنمنٹ میں آئی واز دا سینئر ایڈوائزر ٹو دی پروونشل ombudsman. میں پی ڈی تھی جس میں جو ہے نا ایک کچھ ایجوکیشن کے پروجیکٹس تھے، کچھ سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس تھے. مجھے ایک منسٹر کہتی ہیں کہ مسرت اگر 70% آپ نکال کے ہمیں دیں، 30% آپ جو ہے نا اس پروجیکٹ پہ خرچ کریں. میں نے کہا ہاؤ اٹ از پاسبل، میں اپنے آپ کو پھنساؤں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، اور میں نے ریفیوز کر دیا تھا. اب یہ ان کی تو اسٹریٹجی ہے، کون سا روڈ یعنی بنے گا، کیا کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ ملک سے کوئی مخلص نہیں ہے، اور کوئی اس بھی وقت نہیں. جو بھی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ نے بھی سیاسی ہیڈ اتار کے بات کی تھوڑی دیر کے لیے کہ جو بھی ملک سے مخلص ہے، اگر آج بھی جو گورنمنٹ میں ہے وہ پہلے گورنمنٹ کی چیزوں پہ توجہ دے. آپ کی طرف چلتے ہیں رانو گلزار طاہر صاحب، کیا کہیں گے یہ الزامات، پریس کانفرنس کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، آپ کے چینل کا، دیکھیے پریس کانفرنسز اور یہ الزامات شروع کہاں سے ہوئے؟ یہ شروع ہی وہاں سے ہوئے جب نو کانفیڈنس آیا، نو کانفیڈنس سے پہلے وہ آج تک یہی اسی میں ہی مطلب مبتلا ہیں کہ جی مجھے کیوں ہٹایا. دیکھیے آپ کو ہٹایا نہیں ہے، آپ ایک آئینی طریقے سے چینج آیا ہے، ہاؤس کے ذریعے چینج آیا ہے، آپ کے خلاف نو کانفیڈنس آیا ہے، اور آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. خان صاحب آپ ایک اچھے اسپورٹس مین ہیں، اور آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جو نو کانفیڈنس آیا ہے وہ آئین کے ذریعے آیا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ خان صاحب نہ اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں، نہ اداروں کو مانتے ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں. سر پیپلز پارٹی میں شرجیل میمن صاحب بھی تو پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں، گزارش اور کبھی کبھار تو یہ لگتا ہے سر معذرت کے ساتھ، کبھی کبھار تو یہ لگتا ہے کہ بس وہ نون لیگ کے سامنے چہرہ دینے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہے، صرف شرجیل میمن صاحب کو اسکرین کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. نہیں، اور ویسے بھی ووٹ آف کانفیڈنس کے تھرو آتے. تو سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا اسلام آباد میں، سندھ ہاؤس میں کون سی گیم چل رہی تھی؟ جب ووٹ کے تھرو ہی آنا تھا تو ضرورت ہی نہیں تھی سندھ ہاؤس والا ڈرامہ کرنے کی. کیوں خریدا گیا، کیوں منحرف بنے؟ آپ کا ووٹ تھا تو ریسپیکٹیبل طریقے سے ہٹاتے. مسرت شاہ صاحبہ، یہ رانو گلزار طاہر صاحب جو ہے نا، یہ اگر بولنے پہ آ گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. ظاہر ہے. جی سر آپ جواب دیجیے گا. دیکھیے ہماری بہن ہیں، بول سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے الفاظوں کا جواب دینا تو میں یہ سمجھتا ہوں مناسب نہیں، ٹائم ویسٹ ہے، کیونکہ اس لیے کہ ان کا بیانیہ جھوٹوں پہ مبنی ہے، اور یہ سب جھوٹوں کی فوج ہے. بات ہے پاکستان کی ترقی کی، اس کی سالمیت کی اور اس کی رہبری کی. بات ہے جس بیانیے کو ہم نے لانگ مارچ کیا، اور ہمارا بیانیہ یہی تھا کہ ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور عوام بھوک سے مر رہی ہے. لیکن افسوس در افسوس کہ جو خان صاحب نے ایک کے بعد دیگرے معاہدے کیے آئی ایم ایف سے، ان پر منون امپلیمنٹ کرنا تھا. اور اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا، بجلی میں انہوں نے سبسڈی دی، پیٹرول میں انہوں نے سبسڈی دی، اس کا نقصان اس قوم کو ہوا، اداروں کو ہوا، اور یہ سارا کچھ جو موجودہ حکومت ہے اس نے یہ سہرا اپنے سر پہن لیا. لیکن موجودہ حکمرانوں کو گڈ گورننس پر توجہ دینی چاہیے، عوام کی بھلائی کے لیے سوچنا چاہیے. خان صاحب تو کیونکہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، اور وہ تو اپنے علاوہ کسی کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں. ان کی صفوں میں کوئی بھی بیٹھا ہو، کتنا بھی خوبصورت آدمی ہو، وہ سارے نیک سیرت ہیں اور خوبصورت ہیں. تو خان صاحب کو چاہیے کہ خان صاحب جب آپ عوام آپ کے ساتھ ہے، اور ابھی پنجاب میں جب الیکشن ہوئے تو آپ کو 15 سیٹیں دی، تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے اس عوام پر، اور آپ کو سمجھنا چاہیے.
तो आपको इंतजार करना चाहिए, वेट राना एंड सी गुजरता पर साहब, आना मैंने बीच चाहिए। में आपको टोका नहीं, आपके हर जवाब में एक सवाल जरूर निकल रहा था और मैं चाहती हूँ कि वो, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि अख्तर आरई साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करें। अख्तर आरई साहब, फौरन से महंगाई की बात की जाती है, लॉन्ग मार्च का जिक्र अभी इन्होंने किया, लॉन्ग मार्च का जिक्र महंगाई की वजह से हुआ था और इस वक्त जो महंगाई है वो उस पे तो अल्लाह की पनाह है, इस पे तो किसी का। अब जो है आलमी सतह पे पेट्रोल फी बैरल $90 हो गया, लेकिन हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं आया, ₹50 फिर कम हो जाना चाहिए था आलमी सतह पे देखा जाए, लेकिन कोई भी इस बात पे तवज्जो नहीं है, बयानात बहुत ज्यादा हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, यहाँ हुक्मरानों का हुक्मरानी करने का जो तरीक़ेकार है वो यही रहा हमेशा से। पिछले अभी 75 ईयर होने वाले हैं, हमेशा से यही रहा। ख़ास तौर पे पिछले 50 साल जो गुजरे हैं उसमें इल्ज़ाम लगाना, जब एक हुकूमत जाती है उसको फिर उसके पीछे लग जाते हैं। देखिए, पहले तो यही कहा जा रहा था कि जी क्योंकि इंटरनेशनली जो है पेट्रोलियम की प्राइसेस ज़्यादा हैं, ऑयल की ज़्यादा हैं और ये वो, और डॉलर को भी रीज़न बनाया गया। अब जब कम हो गया इतना, यानी कि ब्लो सतह पर आ गया, तो उसका इमीडिएटली इम्पैक्ट विद इन 2 वीक्स आ जाना चाहिए। जो इनकी परचेजिंग्स होती हैं वो विद इन 15 डेज में प्राइस ₹50 भी नीचे आ जानी चाहिए थी। आपने सही फरमाया, मगर यहाँ पर सिर्फ सियासत की जा रही है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को सिर्फ वो किया जा रहा है। कभी भी ये इन्फ्लुएंस रेट कम नहीं होगा, ये मैं बता दूं। आप देखें, बिजनेसमैन है वो अपॉर्चुनिस्ट है, हर बंदा अपॉर्चुनिस्ट है। आप देखें, बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस के अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं, ख़ास तौर पे जो बिग टाइकोन्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैकअप देते हैं, सपोर्ट देते हैं और हमदर्द होते हैं और अपना बिजनेस चमकाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई अवाम उन्नास का जो है ना, अवाम का कोई खैर ख्वाह नहीं है। आप ये देख लीजिए कि अब आप बारिशें देखें ना, कराची का हाल क्या हो रहा है, क्या बजट। मैडम थोड़ी देर पहले जो बात कर रही थी, बिल्कुल 100% मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ें देख चुका हूँ। कभी भी ये तो 30% कह रही थी, यहाँ तो 20% नहीं लगाया जाता। प्रोजेक्ट के अंदर जो MB बनती है, मेजरमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर हैं जो ठेकेदार के रिकॉर्ड किए गए, वो रोड सिरे से बनी ही नहीं है। आप बात कर रही हैं, आप देखें यहाँ पर तो लूटो और लूटने दो, यानी यहाँ पर ये है, अगर आप अपोजिशन में आ जाएं भी यही तरीका है, जो उनके साथ वो कर ले वो ठीक है जी, हम अपनी मर्जी से गोश्त हम खाएंगे, हड्डियां आपकी हैं, ठीक है। यानी बारी बारी हम करते रहें। अब एक तीसरी टीम आ गई है, एक थोड़ी सी पॉलिटिकल पार्टी आ गई है, तो सबको प्रॉब्लम हो रहा है। वरना तो ये एक दूसरे के खिलाफ क्या केसेस नहीं करते थे, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केसेस माजी की हुक्मरानों ने बहुत ज़्यादा किए हैं। आप देख लें, ज़्यादातर वही केसेस हैं वो रीओपन होते रहे हैं। बात यह है कि अवाम को क्या आप देने जा रहे हैं, आप बात इस बात की करें, क्या देने जा रहे हैं। आप कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी ये हो गया मेरे साथ ये हो गया। अब अगर आपने जो क्वेश्चन किया था, अगर वो पर बैरल जो रेट आ गया है, इस पे ₹50 आराम से उसी लेवीज उसी टैक्सेस के साथ दिया जा सकता था। अब वो बढ़ गए हैं, इनका मार्जिन जो टैक्सेस का बढ़ गया है। आप देखें, अगर KEC की देखें, वापडा की देखें, यूनिट कितने महंगे किए जा रहे हैं। 100 यूनिट पे हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ कहते हैं ना, अवाम को रोटी छीन लो, फिर उसका एक टुकड़ा जो है ना तोड़ के दे दो कि ये ले लो, हमने दे दिया, बस खुश कर लिया, ये आप ले लो, पानी से खा लेना। तो ये सूरत हाल है। पहले सहूलतें छीन लो, उसके बाद कह दो कि भाई अब ये ऐसा करो कि आधी रोटी हम आपको दे रहे हैं, ये खा लो। तो ये हाल है यहाँ पर हुक्मरानों का। पाकिस्तान की डायमंड जुबली है और बात सियासत की हो रही है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि कभी ये सियासत पे ही बात करूं। जब एक गत्ते के डब्बे के दूध का डब्बा ₹200 मार्केट में बिक रहा हो और एक बच्चे का दूध, जिसको 5 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा दूध पीता है, जो कि 5 दिन में खत्म होता है, वो 1400 से 1500 में मार्केट में मिल रहा हो, तो फिर सियासत को क्या लिया जाए, सियासतदानों को भी क्या बात की जाए। लेकिन हमारी मजबूरी है, कुछ और चीजों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने बात करते हैं।